नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा समिति कक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग और जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग की विस्तृत समीक्षा की। शिक्षा विभाग को उत्कृष्ट परिणाम देने वाले विद्यालयों के प्रचारों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जल संसाधन विभाग को नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए कहा गया। सीएम ने भोपाल की झील की प्राचीन तकनीक का अध्ययन कर कम लागत से सुरक्षित निर्माण की संभावनाएं तलाशने व भोपाल मॉडल का प्रदर्शन तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को गीता जयंती और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर राज्य का पहला अत्याधुनिक गीता भवन इंदौर में लोकार्पित किया। यह भवन परंपरा, आध्यात्मिक समृद्धि और आधुनिक सुविधाओं का अनूठा मेल है। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में अब नए गीता भवन बनाए जाएंगे। इंदौर में तैयार हुआ यह मॉडल गीता भवन सांस्कृतिक अध्ययन, अध्यात्म शोध और जन भागीदारी का नया केंद्र बनेगा। यह भवन गोपाल मंदिर परिसर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यहाँ 550 क्षमता का आधुनिक सभागृह, लाइब्रेरी, प्रदर्शनी कक्ष और सांस्कृतिक आयोजन के कई नए आयाम शामिल हैं। और एक इंदौर का ये राजवाड़े के पास का गोपाल मंदिर, दोनों का अपना गौरवशाली अतीत। ये मंदिर स्वर्गीय यशवंतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णाबाई ने इसका निर्माण कराया 1832 में। और भानपुरा के बाद जब इंदौर राजधानी बनी और इंदौर राजधानी में यशवंतराव जी के पराक्रम से होलकर साम्राज्य ने अपनी पूरे भारतवर्ष में पहचान बनाई, जिसके अपने अलग से गौरवशाली अतीत पे चर्चा हो सकती है। लेकिन भगवान कृष्ण के नाम पर उज्जैन का गोपाल मंदिर महाजी सिंधिया के बाद परवर्ती काल में दौलतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती बाईजाबाई ने बनवाया। उसका और इसका अलग अलग प्रकार का एक इतिहास हो सकता है, लेकिन जो कॉमन चीज है उसमें मैं बात करना चाहूंगा। कॉमन चीज ये है कि उज्जैन के गोपाल मंदिर के गर्भगृह के ठीक बाहर एक चांदी का द्वार बनाया हुआ है। वो चांदी का द्वार कहाँ से आया और कैसे बनाएगा, इसका इतिहास भी बड़ा हमारे लिए, मालवा वालों के लिए गर्व और गौरव का कारण हो सकता है। वो द्वार बनाया गया सोमनाथ पे जब मोहम्मद गजनबी ने अपना आक्रमण किया और लूट करके वो यहाँ से बेहिसाब संपदा ले गया, तो चांदी के द्वार भी ले गया। चलो, हमारा समय खराब था, वो कष्ट का काल था, बड़ी शहादतें हुई, बड़ी बलिदान हमारे भगवान सनातन मार्ग पे चलने वाले भगवान के भक्तों ने दिए। लेकिन जब हमारा सामर्थ्य का समय आया, जब बाजीराव जी के बाद छोड़े गए ये सम्राट के बाद के उन महाराज शिवाजी के स्वप्नदर्शी लोगों ने अपनी तलवार की धाक दुनिया के बीच में स्थापित की, तो हमें गर्व है। वो कंधार के पास अफगानिस्तान से दरवाजा छीन करके लाए और गोपाल मंदिर का वो अपना इतिहास बनाते हैं, जिसके आधार पर गोपाल मंदिर के मुख्य गर्भगृह के बाहर बना हुआ बाईजाबाई जी ने जो मंदिर बनवाया, राणोजी सिंधिया के बाद महाजी के उस शासनकाल का सबसे कीमती एक तरह से वो रत्न हमको मिलता है। उसी प्रकार से यशवंतराव जी की तलवार की धाक दुनिया ने महसूस की और उनकी धाक की और साख के बलबूते पर ये गोपाल कृष्ण का मंदिर भी अपनी अलग से पहचान बना करके पूरे देश में महारानी जिनने महेश्वर से राजधानी चलाई, अहिल्याबाई ने अपनी धाक और साख बना करके सनातन संस्कृति जो विरासत छोड़ी है वो हमको इस मामले में भी गर्व कराती है। जैसे महाजी के शासनकाल में महाकाल का मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, तमाम देवस्थान स्कंद पुराण के अवंती खंड में जो जिस तरह से स्थापित थे वो वहां भी जीर्णोद्धार का काम हुआ, और उसी का विस्तृत रूप महारानी अहिल्याबाई ने काशी का विश्वनाथ का मंदिर हो
या द्वारका का सोमनाथ का मंदिर हो, या हमारे तमाम देवस्थान रामेश्वरम के मंदिर से लेकर गया जी में हम जब तर्पण करने जाते हैं तो वो विष्णुपद मंदिर भी अगर पुनर्स्थापित करने का काम किया है तो इंदौर के मालवा के लोगों ने अहिल्या महारानी के माध्यम से किया है। हमें इस बात का आनंद, इसका गौरव है। और ये समानता है गोपाल कृष्ण के मंदिर इन राजवंशों की स्थान पर क्यों बने। भगवान कृष्ण का जीवन भी बाल्यकाल से उनके जीवन में उन्होंने लोगों को संगठित करते हुए अपने बाल लीलाओं के माध्यम से हम भक्ति भाव से आनंद से देखते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी अपनी बाल मंडलियों के माध्यम से ही महिला पुरुष को एकत्रित करते हुए जो अपने गोकुल वृंदावन से अन्याय का विरोध करने का प्रारंभ किया, वो महाभारत में विराट व्यक्तित्व के रूप में भगवान कृष्ण का एक अलग रूप दिखाई देता, उसका भी हमको आनंद है और वो भी गर्व है। और कठिनाइयां यमुना के अंदर कालिया नाग जैसी बड़ी क्यों न हो, लेकिन ये पंच तत्व पे सबका अधिकार है, जल सबका अधिकार रखता है। तो कालिया के ऊपर नृत्य करके मनमोहक मुस्कान बिखेरते हुए जो भगवान ने अपना रूप दिखाया, वो कंस के मारने से प्रारंभ होकर नरकासुर करके अंत तक लगातार चलता रहता है। और शिक्षा तो क्या गौरवान्वित करने वाली, आज तो गीता जयंती है, फिर मालवा को गौरवान्वित किया भगवान कृष्ण ने। जो गोकुल का महत्व है, जो वृंदावन का महत्व है, जो द्वारका का महत्व है, वो मध्य प्रदेश के मालवा का महत्व है, उज्जैनी सांदीपनी आश्रम का महत्व है, उसका आनंद हमको आता है। आज के इस दौर में हमारा एक होनहार विद्यार्थी जो आए तो शिष्य बन करके, लेकिन 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे उपनिषद पुराण सब में निष्णात होकर के शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान के लिए नहीं, अक्षर ज्ञान के साथ साथ उसको समाहित करते हुए अपने जीवन के साथ जीने की जिनने कला सिखाई, और वो उस घनघोर भीषण महाभारत के युद्ध में भी अपने मुखारविंद से एक मोह माया में फंसे द्वंद्व के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से दुनिया को पवित्र ग्रंथ देने का प्रयास किया। वो पवित्र गीता की जयंती की बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन उस कारण से अमर, पवित्र गीता के 18 अध्याय में वो सारे हमारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर है, उसमें विज्ञान भी है, हमारे लिए इतिहास भी है, पतंजलि का योग मार्ग भी है, और कितने प्रकार से जोड़ा गया है, कहां कहां से हर एक अध्याय के अंदर भगवान का वो पहला विराट रूप, जिसको देख के तो अर्जुन ने आंखें बंद कर ली कि मुझे तो ये रूप नहीं देखना, आपका ही जो वर्तमान रूप है वो चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो महाभारत में भगवान ने 2 बार अपने दर्शन दिए। एक पहला वाला दर्शन, जैसे आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर अंत दिखाई नहीं देता, जैसे हमारी हवा का रूप, हवा आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन एहसास कराता। तो पहला रूप तो ऐसा था कि उसको समझ में ही नहीं आया अर्जुन को कि ये क्या दिखा रहा हो, क्या देखूं क्या नहीं देखूं। उससे भयाक्रांत होकर के जब उनने विनती की कि ये भगवान रूप आप तो अपना जो है उसी को बड़ा करके दिखाओ, तो अपने भक्तों पे भगवान कैसी कृपा करते हैं, ये हमारा 11वां अध्याय बताता है कि उनने उस रूप को समेटा और वही अपना विश्व दर्शन रूप अलग प्रकार से दिखाया, जिसको आज भगवान का वो विराट रूप दुनिया याद करती। महाभारत के युद्ध में होने वाले बाद के परिणाम को वो प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हैं कि जब कौरव के महारथी दौड़ते हुए उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, उस विकराल रूप से चारों तरफ से जो उनका अपना स्वरूप बना, वो वाकई अद्भुत था। तो जीवन से मृत्यु का भय खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो ये पवित्र ग्रंथ दिया, हर एक बार हर एक तरह से ये 3 प्रमुख मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग, तीनों मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये विराट व्यक्तित्व के माध्यम से, पवित्र उनके मुखारविंद से जो गीता की उत्पत्ति हुई, ऐसे गीता की जयंती के अवसर पर अगर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से, पहले तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से हमारी स्मार्ट सिटी योजना के आधार पर ऐसे गौरवशाली अतीत को जुटाने के लिए उनने पर्याप्त धन दिया। तो सच में स्मार्ट सिटी, अंग्रेजी का स्मार्ट तो भले ही होगा, लेकिन गौरवशाली, गर्व करने के लिए
ऐसी कलाकृतियों को लेके आए जो उजाड़ अखाड़ा पड़ा हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था कि ये कैसा भग्नावस्था में था। लेकिन अब अंदर आके दिखता कि इससे सुंदर तो पूरा भवन अपने इंदौर में नहीं हो सकता। कितना अच्छा लगता है, कैसा आनंद आया है। इसलिए यहाँ लाइब्रेरी भी अद्भुत बनी है। ऊपर हमारी वीथिकाएं हैं जहाँ वीर भारत न्यास के माध्यम से भगवान कृष्ण की और बाकी लीलाओं के लिए अलग अलग चित्रांकन पूरे देश की शैलियों में है। वहाँ असम से लगा करके नागालैंड तक, मिजोरम से लगा करके मणिपुर तक, और उत्तर से लगा के दक्षिण, पूरब से लगा के पश्चिम, सभी शैलियों के माध्यम से अपनी गौरवशाली वीथिकाओं में चित्रों के आधार पर अपना अतीत पे भी गर्व कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये भव्य सभागार, हम सब जानते हैं कि राजवाड़े पे आने की इच्छा तो बहुत होती है। राजवाड़े पे हमारे लिए बाकी के साथों में हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठ पे ये गीता भवन की जो सौगात मिली, सच में महापौर जी और पूरे मंच को और दोनों मंत्रियों को भी बधाई देना चाहता हूँ। जोरदार ताली बजाए कैलाश जी, तुलसी जी और हमारी पूरी सरकार के लिए। जब हमने सरकार बनने बाद कहा कि हम अपने श्री कृष्ण पाथे भगवान की जहाँ जहाँ चरण रखे उनको तीर्थ बनाएंगे, तो जाना पाओ में भगवान को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया। रमझेरा के पास माता रुक्मणी का हरण का घटनाक्रम जुड़ता है। उज्जैन का सांदीपनी आश्रम भगवान की शिक्षा स्थली कहलाता है। और गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा पवित्र केंद्र हमको नारायणा में मिलता है, जहाँ भगवान ने सुदामा के साथ अपनी मित्रता का एक अलग प्रकार का इतिहास रचा है। उसी के साथ साथ जब ये गीता भवन की शुरुआत हो रही तो प्रदेश का गीता भवन, यद्यपि गीता भवन बहुत सारे हैं, हमारे समाज आधारित कई सारी रचनाएं बनी हुई है, लेकिन सरकार आधारित इस भावना के आधार पर हमने निर्णय किया है नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायतें, नगरीय निकायों में हर जगह पूरे प्रदेश भर में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन का पूरे प्रदेश भर में गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन का लोकार्पण होगा, जिसके माध्यम से कला, संस्कृति, इस प्रकार की गोष्ठियां, विचार के विषय, सभागार की उपलब्धि, ई लाइब्रेरी, सभी प्रकार के बच्चों को साथ वो गीता भवन अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के साथ भविष्य के वाले सभी चुनौती के प्रश्नों को जानने समझने के लायक बना करके उनके भावी जीवन को भी उत्कृष्ट करेंगे। इसलिए गीता भवन के साथ एक और चीज जुड़ी है। आज गीता जी के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग या पुरुषोत्तम योग के माध्यम से 3 लाख से या गत वर्ष हमने भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर 3500 बटकों के साथ गीता पाठ का बड़ा कार्यक्रम करा था। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। एक दूसरा रिकॉर्ड बनाया, आज 3 लाख से ज्यादा गीता पाठी बच्चों ने पूरे प्रदेश के अंदर जोरदार अभिनंदन करे, अलग अलग श्रेणी के आधार पर। पंजीयन भी जिनका हुआ 5,84,000 और वेबसाइट विजिट की 12,79,210। कक्षा 6 से 8, 9 से 12, दिव्यांग, सामान्य और कारावास के बंदी तक को सबको मौका दिया। और पुरस्कार भी इसलिए 88 लाख के पुरस्कार दिए जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। अलग अलग प्रकार के हमारे अपने 6 से 8 की कक्षा वाले 12 पुरस्कार, 9 से 12 वाले 18 पुरस्कार, दिव्यांग के 6 पुरस्कार, सामान्य के 22 पुरस्कार और कारावास में निरुद्ध बंदियों के लिए 30, इस प्रकार से अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं, जिसके माध्यम से 23 नगद पुरस्कार है जो लगभग 5,31,000 के। जोरदार अभिनंदन करें पूरे भावना के लिए। तो नगद राशि जो 2 पुरस्कार दिए जा रहा है दोनों स्कूल वर्ग के लिए, वो 1-1 लाख के पुरस्कार है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। नगद पुरस्कार एक जो 51,000 राशि का है, एक नगद पुरस्कार, लेकिन दिए गए 3 है, इसको 31,000 का दिया है। कितने प्रकार से जोड़ते हो, आप भी गजब कर देते। जोरदार कल्चर मिनिस्ट्री वाले भी गजब कर देते। और देने के लिए भी आपने कहा कि जो बंदी है, अगर वो आज बंदी है तो कल उनके परिवार में भी आय के साधन बनना चाहिए। तो ये गीता जयंती के अवसर पर 20 ई रिक्शा देने का भी पुरस्कार का जोड़ा है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। और युवाओं के लिए ई बाइक 30 ई बाइक देने के लिए जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी करें। उसमें दिव्यांग भी है, सामान्य भी है। और लैपटॉप 15 लैपटॉप 80,000 के 15 लैपटॉप। जोरदार अभिनंदन को। क्या गीता जयंती बन गई है।
क्या क्या नहीं छोड़ा है, सब तो जोड़ा है। आज अपनी तरफ से वाकई आपको बधाई दे रहा हूँ और 11-11 हजार के 17 पुरस्कार, जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी कर। नाम हो बढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। आज तो मैं केवल ये देख देख के आनंद ले रहा था कि इतना अच्छा कार्यक्रम, पर इंदौर वाले जो करते हैं वो सबसे बढ़िया ही करते हैं, और ये कल्चर मिनिस्ट्री वाले भी कर रहे हैं, साथ में उनको भी जोड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर से अलग नहीं, इंदौर के दौर से लगा करके मध्य प्रदेश का दौर माननीय मोदी जी के दौर से निकल कर जुड़ के चल रहा है। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए भी करें। आज के इस अवसर पर महाग्रंथ गीता संकट में बल, संघर्ष में आत्मबल, उलझन में सारथी है और अंधकार में अटल साथी। मन को स्थिर करे, मार्ग प्रकाशित करे, कर्तव्य का बोध कराए, ऐसी भगवत गीता को सत सत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कलेक्टर गौरव वनल ने बताया कि रोजगार मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं को एक ही स्थान पर अवसर प्रदान करना है जो नौकरी की तलाश में हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले ने न केवल युवाओं को रोजगार दिलाने में सहायक होते हैं, बल्कि कंपनियों को भी योग्य उम्मीदवार चुनने का बेहतर अवसर मिलता है। कलेक्टर ने युवाओं से ऐसे आयोजन में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील भी की। उद्देश्य यही था कि जो अधिकतर जो युवा जो रोज़गार की तलाश में है उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके, जिसके माध्यम से जितनी वैकेंसीज़ हमारे यहाँ पे कंपनीज़ में है उसका एक सुचारू रूप से एक चैनलाइज तरीके से उपयोग करके, और यदि वो पात्रता रखते हैं तो उनको रोज़गार जो है उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही साथ ये भी एक उद्देश्य था कि कई बार स्किल का बड़ा गैप रहता है, इंडस्ट्री को जो स्किल की डिमांड होती है वो रोज़गार जो युवा होता है उसमें उपलब्ध नहीं होती है। तो स्किल को जो स्किल के जो गैप हैं उसको भरने के लिए जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें भी हमारे जो युवा हैं वो एनरोल कर पाएँ और उनका स्किल अपग्रेडेशन हो करके इंडस्ट्री उनको एब्जॉर्ब कर ले और साथ ही साथ उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए। तो इस पूरे उद्देश्य के साथ ये रोज़गार मेला जो है वो आयोजित किया गया है और प्रक्रिया जो है वो कोशिश ये रही है कि एक ऑनलाइन तरीके से सभी के आवेदन प्राप्त किए जा सके, जिससे कि लोगों को लाइन में ना लगना पड़े और भीड़ का हिस्सा न बनना पड़े। और ऑनलाइन आवेदन क्योंकि हमारे पास में जो प्राप्त हुए हैं वो एक एक्सेल शीट के माध्यम से संबंधित कंपनी को हम लोग वितरित कराएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसमें शामिल हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या यदि कोई डॉक्यूमेंट की कमी होती है तो कंपनी उनको संपर्क करके तत्काल बुलाएगी और उसमें आगे जो है कार्रवाई करेगी। बैतूल में रिटायर्ड बुजुर्ग को ठगों ने 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर दहशत में जीने पर मजबूर कर दिया। आतंकी साजिश में नाम जोड़ने की धमकी दी गई। डर ऐसा कि बुजुर्ग ने अपनी एफडी तक तुड़वा दी। घर वालों को शक हुआ तो मामला खुला और पुलिस ने होटल के कमरे से बुजुर्ग को रेस्क्यू किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष किसानों के मुद्दों को लेकर हावी दिखा। कांग्रेस ने कहा कि किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में है। कृषि मंत्री और बीजेपी सरकार किसानों को किसान तक नहीं मानते। मुंह छुपाने के प्रयास में अन्नदाता की पहचान से ही इनकार कर दिया है। यह जन विरोधी सरकार मुद्दे बदलती है, निर्णय नहीं करती। वहीं सदन में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री अचानक से बेहोश हो गए। उनके बाद विधानसभा में तुरंत एम्बुलेंस पहुंची और विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश के किसानों के हित और अधिकारियों की रक्षा के लिए किसान विरोधी बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार चुनावी वादों में बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन किसानों को लगातार ठगती रही है। सबका साथ सबका विकास सिर्फ राजनीतिक मंचों तक सीमित रह गया है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि किसान आज सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। किसानों के सम्मान और अधिकार की लड़ाई में कांग्रेस विधायक दल पूरी ताकत से मैदान में खड़ा है और किसानों के हक के लिए संघर्ष करता रहेगा। अगन मास शुक्ल पक्ष के पावन पर्व पर उज्जैन स्थित बाबा महाकाल मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। इस अवसर पर भगवान महाकाल को भांग से अलंकृत किया गया और उनके माथे पर पवित्र ओम का चिन्ह भी लगाया गया। दिव्य श्रृंगार के चलते भक्तों में खासा उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला है।
मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ा दी है। पहले की तय समय सीमा बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह फैसला उन सभी मतदाता और उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है जिन्होंने अभी तक एसआई प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इससे अब तक वह पूरी प्रक्रिया के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। राजनीतिक दलों और प्रशासनिक मशीनरी के लिए यह समय बढ़ाना एक राहत की खबर है। अब किसी संबंधित व्यक्तियों को सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित ताकि एसआईआर पूरी करें ताकि किसी भी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन ना आए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बरेली पिपरिया रोड स्थित नया गांव पुल अचानक से ढह गया, जिसके बाद सरकार से लेकर विपक्ष तक सीधे और तीखे बयान सामने आ रहे हैं। पुल पुराने निर्माण का बताया जा रहा है और घटना के बाद प्रशासन मौके पर राहत एवं जांच कार्य में जुट गया। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि हमें सूचना मिली कि रायसेन रोड पर एक बहुत पुराना पुल गिर गया है। यह पुल मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधीन था और जांच के बाद जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी पुल निर्माण पर सवाल खड़े करते हुए कहा, यह पुल कब बना, कैसे बना, इसकी विस्तृत जांच पीडब्ल्यूडी कर रहा है। अगर कोई अपराधी या दोषी पाया गया तो उसे सजा जरूर मिलेगी और जेल भी जाना पड़ेगा। अब सड़कों, पुलों और पुलिया की टिकाऊ समय सीमा को लेकर और भी ज्यादा कठोर निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रशासन ने पुल गिरने की घटना को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी टीमों को जांच के निर्देश दिए हैं ताकि कारणों की पुष्टि की जा सके। क्षेत्र में आवागमन को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया है। पुल रायसेन रोड पर गिरा है, अभी अभी इसकी जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधीन वो ब्रिज है और इसकी सूचना मिलने के साथ ही मैंने एमडी से बातचीत की है। जो प्रारंभिक जानकारी आई है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड था और उस पर रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था, लेकिन इसी दौरान ये हादसा हुआ है जो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए था। और इसके कारणों पर विस्तृत चर्चा के लिए भी मैंने कहा है और विस्तृत जानकारी के लिए भी मैंने कहा है। तो विस्तृत जानकारी के साथ ही आपको विस्तार से हम जानकारी दे पाएंगे इसके कारणों के बारे में। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सही लगा रही है, इसलिए सही लगा रही है कि आखिरकार ये तो उनके ही कार्यकाल का बना हुआ पुल है। देखिए, ऐसे में ये राजनीति करना दुर्घटनाओं पर अच्छा नहीं है। ये घटनाएं नहीं होना चाहिए। अब जो उनके कालखंड के बने हुए पुल हैं उसमें भ्रष्टाचार है तो फिर बेहतर है कि वो ठीक से बता सकते हैं। लेकिन आज हमारी कोशिश है, एक तरह से ये कोशिश चल रही है कि ऐसी उन सभी चीज़ों को रोका जाए जिनके कारण से दुर्घटनाएं होती हैं, जिनके कारण से गुणवत्ता से समझौते होते हैं। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग एक तरह से नए तरह से चीजों को समायोजित करने में अपने कार्य को पूरा कर रहा है। ये देखना पड़ेगा इस सरकार को भ्रष्टाचार में कब समझ आएगी कि प्रदेश को भ्रष्टाचार की किस तरफ ले जा रहा है। इस सरकार को चिंता करना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी समस्या है और हमने तो कहा है 139 में कि एक बार भ्रष्टाचार पर चर्चा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सर्दी एक बार फिर अपने चरम पर पहुंचने लगी है। इंदौर में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिर रहा है। बता दें कि पंचमढ़ी से पारा 6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया, जिससे प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में मौसम और भी बदलेगा। सुबह शाम ठंडी हवाएं चलेंगी और न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट दर्ज हो सकती है। विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा, लेकिन रात और सुबह की ठंड में बढ़ोतरी तय है। कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।